तो आप जो सेकंड स्टेज में जा रहे हैं और आप अभी तक एक अलग लाइफ जी रहे थे, आप पेरेंट्स पे डिपेंडेंट थे, कोई लगातार आपको टोकने वाला था। अब आप कॉलेज में जा रहे हैं, आपको कोई टोकने वाला नहीं रहेगा। आपकी हॉस्टल लाइफ होगी, लाइटली माइंडेड पीपल होंगे, बहुत सारे लोग जो आपसे बेहतर होंगे, बहुत सारे लोग आप जैसे होंगे। तो आप उन लोगों के बीच में जाएंगे तो जरूरी ये होता है कि आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। मैं बेसिकली आज यही समझाना चाह रहा हूँ कि कुछ पॉइंट्स है कि आप जो कॉलेज लाइफ में जाएंगे तो कॉलेज लाइफ में आपके नए दोस्त बनेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको दोस्त जो मिलेंगे आपके, खासकर हॉस्टल लाइफ के, जो हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपके सुख में आपके दुख में वही साथ में रहने वाले हैं। तो प्लीज इस समय को एंजॉय करिए, इस टाइम को इस तरीके से वेस्ट मत करिए कि वेब सीरीज देख रहे हो और वर्चुअल गेम्स खेल रहे हो। रियल लाइफ में जीजिए। ये 4 साल आपके लिए बहुत ही मजेदार रहेंगे। आपको बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिलेंगे हॉस्टल लाइफ में, जैसे मुझे संदीप मिला था। बाद में सर लोग जैसे बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स। और हॉस्टल लाइफ में से ही याद आया कि आप जैसे ये हॉस्टल लाइफ में जैसे बंदे मिलते हैं, जैसे संदीप उन बंदों में से था जिसने शायद ही आज तक कभी गुस्सा किया हो। नहीं देखा पूरी लाइफ में, और उसका कितना भी मजाक उड़ाते रहो। उसका चश्मा लगा था, ऐसा हम बोलते थे कि पैदा होते साथ ही तुझे चश्मा लग गया, और कुछ भी बोला। कुछ इस तरह के थे कि जिनका नाम ही ले लिया जाए। जैसे हमारी क्लास में एक और था, होतम सिंह, नाम ही उसका होतम, नाम ही ऐसा था, और उसका नाम भी ले लो होतम और इसमें ही चिढ़ जाए। और क्यों होतम सिंह, इतना बस इतना ही बोलना है, इसी में चिढ़ जाए। और अब आपको पीछा करेगा, आप दौड़ रहे हो, वो पीछे आपके दौड़ रहा है, दौड़ते रहोगे आप, 4 राउंड लगाओगे, 4 राउंड वो भी आपके पीछे लगाएगा। इवेंचुअली दौड़ते दौड़ते आप रुक गए। हाँ बताओ, हम तो ऐसे मजाक कर रहे थे। तो ये होतम सिंह था कि हमेशा आपको चीज करेगा, और आप रुकेंगे वो भी रुक जाएगा और स्माइल करना चालू कर देगा। एक दूसरा बंदा ऐसा था, अर्जुन पटेल, जिसका नाम हमने रखा था टोट। टोट क्योंकि उसका एक रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस था। आपने उसको चप्पल भी मार दो, अपनी जगह खड़ा रहेगा, पूरा ऐसा हाथ घुमाएगा। अगर आप उस इन्फ्लुएंस के अंदर तो आप उसके डोमेन में आ गए। अदरवाइज आप उसको गोली भी मार के चले जाओ रेडियस के बाहर। तो हम चोट इसलिए बोलते हैं तो उसकी जीभ ऐसी निकलती है, अब उसकी जीभ के दायरे में हो तो आप पकड़े गए। और तीसरा बहुत ही खतरनाक बंदा, उस बंदे का ऐसा था कि हर आदमी ने उसका मजाक उड़ाया, सबने। हमारे यहाँ मजाक उड़ाने वाले इतने धुरंधर थे कि हम शादियों में, जैसे जब हम लोगों की शादियां हुई तो सब इकट्ठे हुए, तो उसमें कई लोगों का इतना बुरा मजाक उड़ाया कि वो छोड़ के अपना बैग लेके जाके स्टेशन पहुंच गया, मुझे नहीं करना है। ऐसे ऐसे धुरंधर लोग थे मजाक उड़ाने के मामले में। और उसका ऐसा था कि हर बंदा मजाक उड़ाता, हर बंदा। इतना फ्रस्ट हो गया हो कि यार मेरा सब कोई मजाक उड़ा देता है। अचानक उसको पता नहीं ऊपर वाले ने क्या उसको प्रेरणा दी कि बड़े बड़े लोग उसका मजाक उड़ाएं और कुछ भी बोले उससे। और मजाक कब हम उड़ाते हैं, जब साथ के और सारे लोग हंसने के लिए बैठे। आपने अच्छे अच्छे पंच मारे और उसने सिर्फ एक बोलना था, हाँ भाई साहब। जैसे बहुत सारे आपने पॉइंट दिए रे, जैसे मान लीजिए उसके बाल ऐसे खड़े रहते थे तो उससे बोला क्यों तुम्हें बाल बेच क्यों नहीं देते ब्रश बनाने के लिए? तो उसने हाँ भाई क्या, मतलब आप 15 मिनट तक उसका मजाक उड़ा रहे हो और इवेंचुअली वो बोल दे रहे हैं हाँ भाई क्या। अब जो उसने हाँ भैया बोला तो बाकी सब लोग उस आदमी पे हंसने लगे जिसका वो मजाक उड़ा, जो मजाक उड़ा रहा। तो इस तरह के कई लोग आपको मिलेंगे और ये लाइफ टाइम आपको चीजें याद रहेंगी। हम जब भी पुराने लोग मिलते हैं तो हमारा कॉमन टॉपिक यही होता है कि हम क्या करते थे उस दौरान। हॉस्टल लाइफ के बाद जब कॉलेज में गए तो कॉलेज में भी
वो लाइफ, क्योंकि अभी आपके पास पैसों की तंगी होती है, तो जो लाइफ आप जीते हैं वो ज़्यादा मज़ेदार लाइफ होती है। जैसे हमें अगर चाय पीनी होती थी तो हम में से एक बंदा होता था, 1 रुपया मेरे पास से चाय पीनी है, 2 रुपए की आती है, तो 1-1 रुपये सब कंट्रीब्यूट करके 3 रुपए की थैली लाएंगे, 1 रुपए की चाय पत्ती लाएंगे और चाय बनाएंगे। और हमसे मिलने वाले जो दोस्त कभी आते थे, उनको ये पता होता था कि इनके पास तो कुछ होगा नहीं, वहीं से दूध की थैली लाते थे, वहीं से 1 रुपए की चीज, चाय पत्ती, और उससे भी बड़ी बात, आते ही साथ बर्तन धोना चालू कर देते थे, क्योंकि चाय भी खुद को ही बनानी पड़ेगी। तो ये टाइम आप मिस मत करिएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बहुत मजा आएगा आपको। हॉस्टल में भी आपके बिल्कुल लाइटली माइंडेड पीपल मिलेंगे। लगता है ऐसा है कि सब बच्चे अलग अलग हैं, सभी सेम एज के, सेम कैलिबर के, सब लोग एक से बच्चे। तो आप इस टाइम को एंजॉय करिएगा। और इसमें जैसे मान लीजिए कॉलेज में गए और आप कई बार आपको ये लगेगा कि बाकी बच्चे हमसे बेहतर हैं, अच्छा कर रहे हैं, हम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिए, हर बच्चा स्पेशल है। आप में कुछ ना कुछ ऐसी स्पेशलिटी है जो शायद किसी और में नहीं है। मैं जब छोटा था तो मैं वाकई में छोटा था। तो मैं क्लास में सबसे छोटा में सही था। मेरी हाइट कम थी, मैं खेलता वेलता भी नहीं था, सिर्फ पढ़ता था या ड्राइंग करता था। तो उस समय मुझे हमेशा लगता था काश मैं इस बच्चे जैसा स्मार्ट होता, मेरी हाइट, या मैं स्पोर्ट खेलता, ये करता। फिर कुछ समय बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मान लो ये सब होता और बाकी क्वालिटी जो मुझ में है वो नहीं होती, तो क्या मुझे एक्सेप्टेबल होता? और ज्यों ही मैं ये समझ गया, त्यों ही खुश रहना सीख गया। तो ज्यों ही आप समझ पाएंगे कि आप ही स्पेशल हो, आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप में खास हैं। तो डिप्रेशन या नेगेटिविटी, ये सब चीजें आपके पास भी नहीं आएंगी। और ये बात बिल्कुल सही है, सिर्फ आपका मन रखने के लिए नहीं कह रहा हूं। हर बंदा स्पेशल है, हर बंदे के अंदर एक ऐसी खास चीज है जो किसी और में मिसिंग है। बस आपको अपने ऊपर भरोसा करने की जरूरत है। समझ गया ना? और एक छोटी सी कहानी है। एक पिता स्कल्पचर था, मतलब मूर्तिकार था, बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाया करता था और अपनी पूरी जिंदगी उसने मूर्तियां बनाई थी। और यही हुनर अपने बेटे को सिखा रहा था, मूर्तियां बनाने का। उनका बिजनेस भी यही था। अपने बेटे को इसने मूर्ति बनाना सिखाया और सिखाने के साथ हर बार जब इनका बेटा कोई मूर्ति बनाता है उसमें कुछ नुक्स निकालते, कहता है इस मूर्ति में ये बात सही नहीं है, ये और ठीक करो। शुरू में बच्चे को बड़ा अच्छा लगता, मेरे पिता सिखा रहे हैं। ऐसा होते होते वो थोड़ा एक्सपर्ट होता गया और मूर्तियां ठीक ठाक बनाने लग गया, पिता जैसी ही। लेकिन पिता का नुक्स निकालना या कुछ ना कुछ उसमें कह देना अभी भी जारी रहा। उसको थोड़ा लगता कि अब मुझे काफी साल हो गए करते हुए, अब तो मेरी मूर्तियां बिल्कुल पिता की तरह होती हैं। फिर पिताजी क्यों इसमें गलतियां ढूंढते हैं, लेकिन वो उनसे कुछ कहता नहीं। वो अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश करता कि ठीक है, पिता ने गलती निकाली है, शायद चलो ठीक करते हैं। ऐसे होते कुछ और दिन बीत गए और अब मार्केट में मूर्तियों की डिमांड इसके बेटे की भी होने लगी। पिता की भी मूर्तियां बिकती, बेटे की भी मूर्तियां बिकती। और मूर्तियां बिकने के साथ धीमे धीमे पिता जो लगातार कहता कि तुम्हें सुधार करने की जरूरत है, इसको बुरा लगता लेकिन सुधार करने की कोशिश करता और इसकी मूर्तियां पिता से भी अच्छी बनने लगती। मार्केट में इसकी मूर्तियों की ज्यादा डिमांड होने लगी। वही मूर्तियां जो कम दाम में बिकती थी अब ज्यादा दाम में बिकने लगी इसके नाम पे। लेकिन इसके पिता का उसमें गलतियां निकालना चाहिए। ऐसे कई दिन बीत गए, इसका नाम काफी हो गया और लगभग इसके पिता की मूर्तियां कोई नहीं खरीदता और इसकी ही मूर्तियां खरीदती और ज्यादा दाम में। अब पिता लगातार कहते रहे, एक बार ये फ्रस्ट्रेट होकर उसने बोल दिया कि पिता आपकी मूर्तियां तो कोई खरीदता नहीं है और आप तो उतनी अच्छी बना नहीं पाते, मैं तो आपसे बेहतर बनाता हूं, फिर भी आप मेरी मूर्तियों में गलतियां ढूंढते हैं। इसके पिता ने इसके बाद कहना बंद कर दिया और इसने इसलिए कहा क्योंकि ये सेटिस्फाई हो गया। तो सेटिस्फाई था भी कि चलो अच्छा हुआ, पिता नहीं कुछ बोलेंगे। 4-5 महीने बहुत अच्छा चला।
अचानक से इसकी मूर्तियों की डिमांड गिरने लग गई। अचानक से उनका रेट गिरने लग गया, डिमांड गिरने लग गया, और देखा तो लोग कुछ खास इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे मूर्तियां खरीदने। अब 1 साल के अंदर अंदर ही इसका जो नाम हुआ था अचानक से नाम गायब होने लग गया। अभी वापस पिता के पास आया तो पिता से कहा, क्या आपको पता था ऐसा होने वाला है? तो इसके पिता ने कहा, हाँ, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। तो इसने कहा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो उन्होंने कहा, अगर मैं पहले बताता तो फिर तुम क्या मानते? अब पिता ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं या मैं तुमसे बेहतर मूर्तियां बनाता हूं या मैं जो कहता हूं वो हमेशा ही सही होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वजह यह है, जब जब मैंने कहा कि मूर्ति में कुछ गलती है तब तक तुमने उसको स्वीकार किया और जरूरी नहीं उस गलती को फॉलो किया, तुमने ये माना कि इसमें सुधार की गुंजाइश है और तुम सेटिस्फाई नहीं हुए। और जब हम अपने काम से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तब हम उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। हमारी बेहतरी तभी बंद हो जाती है जब हम उससे संतुष्ट हो जाते हैं। हम वहीं बढ़ना बंद हो जाते हैं जब हम मान लेते हैं कि बहुत हो गया, बहुत अचीव कर लिया। यू हैव लॉट टू अचीव। लाइफ में आपको रुकना नहीं, आपको लगेगा कि अब बहुत हो गया, बहुत पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ेंगे, बहुत पढ़ लिया, इतने साल से पढ़ते आ रहे, अब नहीं पढ़ेंगे, मस्ती करेंगे। मस्ती करना पार्ट ऑफ लाइफ करिए, लेकिन आप कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। फाइनली यही मैटर करेगा कि आप वहां पढ़ के क्या बने। तो मैं आपको एक पर्सनल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन दे रहा हूं कि क्लासेस प्रॉपर अटेंड करिएगा, वहां भी ईमानदारी से जो भी काम मिल रहा है करिए। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी CGPA है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई है। कोई भी आपको पैसा आपके नॉलेज का देगा, आपके खेल कूद या मूवी स्किल या इन स्किल का नहीं देगा। एंजॉय करिए बिल्कुल, लेकिन साथ में पढ़ते भी रहिए। बिल्कुल उसको हाशिए पे मत रखिए कि टाइम मिला तो पढ़ भी लेंगे, ये एग्जाम के पहले ही पढ़ रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखिए पढ़ने में, एंजॉय भी करिए लाइफ को, टच में बने रहिएगा। और हमें बहुत मजा आया आपके साथ, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी। शायद आप जैसे बच्चे नहीं होते तो ऑनलाइन हम त्रस्त होके बंद कर चुके होते। ऑनलाइन में जो इनिशियल फ्रस्ट्रेशन होता है कि हम बोल रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है बच्चा सामने पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। और आप लोगों ने इतने पेशेंस के साथ पढ़ाई की, हमारे साथ लगे रहे, जुटे रहे, हमारे डांटने के बावजूद सहते रहे, ग्रुप डिलीट होने के बाद फिर से ग्रुप बनवाते रहे। तो बहुत अच्छा समय बीता है अपना, और वी रियली लव यू ऑल। और कांटेक्ट में बने रहिएगा। ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि 2 साल की जर्नी थी कि हमारी हुई, अब हमारे रास्ते अलग, आपके रास्ते। हम हमेशा साथ में रहेंगे, आपको जब भी हमारी जरूरत लगे, जैसे भी आप हमें पाएंगे। ऑल द बेस्ट।